Hello ninth class students. In the previous video we have seen about the Rutherford's atomic model. Now we will continue the chapter that is atomic structure. बच्चों हमने जब रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल के बारे में देखा था तो हमने ये देखा कि जो प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम था जिसको सोलर सिस्टम से कंपेयर किया गया था, इसमें रदरफोर्ड ने क्या किया था, हमें क्या बताया था कि जो एटम होता है, एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन के कारण उसका जो चार्ज है वो रिजल्टेंट पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके आसपास चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज बीच में और नेगेटिव चार्ज आसपास रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के, है ना। फिर हमने एक बात ये देखी थी बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने का जो तरीका जो हमें रदरफोर्ड ने बताया था, वो बताया था इस तरह से कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आसपास घूमते घूमते रेडिएशन को एमिट करता है ना, और जो एनर्जी रेडिएट करता है और एनर्जी को रेडिएट करने के बाद में धीरे धीरे उसको जाकर के न्यूक्लियस के अंदर चले जाना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो इस कंक्लूजन को कि दिस मॉडल ऑफ द रदरफोर्ड वाज अनेबल टू डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर पाया, है ना। तो अब देखते हैं अपन कि इसके बाद में जो साइंटिस्ट आए, द नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज नेल्स बोर, और सिंपली वी कॉल्ड हिम बोर। ही प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ द एटम which was very well describe the stability of the atom। तो नेल्स बोर का एटॉमिक मॉडल देखते हैं। सबसे पहले नेल्स बोर के बारे में देखते हैं अपन। यहाँ पर देखिए 1913 में डेनिश साइंटिस्ट Niels Bohr proposed an improvement in his model. He placed each electron in a specific energy level. Unlike Rutherford, Rutherford told that every electron moves in a orbit and that orbit finally dumped the electron in the nucleus because electrons continuously emit the energy in the form of the radiation. अब नेल्स बोर ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे धीरे धीरे इस तरह से होते हुए न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता है, बट इंस्टेड इट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल। उसका अपना खुद का एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है जो कि हमेशा सेम होता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस वी गिव एनी एनर्जी और टेक एनी एनर्जी फ्रॉम दैट इलेक्ट्रॉन्स। या तो वहाँ से एनर्जी निकलेगी तो वो उसकी एनर्जी लो हो जाएगी, वो लोअर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, या हमने उसे कोई एनर्जी दी तो उसकी एनर्जी बढ़ गई तो वो हायर एनर्जी लेवल में आ गया, है ना। तो जब तक या तो हम वहाँ से एनर्जी लेंगे नहीं या एनर्जी उसको देंगे नहीं, तब तक इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी लेवल में रहेगा जिसको हम बोलते हैं उसका स्पेसिफिक एनर्जी लेवल। ये बात किसने बताई? सबसे पहले नेल्स बोर ने। तो देखते हैं अपन, फॉलोइंग रदरफोर्ड्स प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम इट वाज रियलाइज्ड दैट द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन शुड मेक द एटम अनस्टेबल, है ना। तो रदरफोर्ड के मॉडल में ये था कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाना चाहिए, जिसके कारण एटम अनस्टेबल हो जाएगा। Bohr proposed a model in which the electron should stably occupy fixed orbit as long as this orbit had special discrete locations। तो नेल्स बोर ने ये बताया कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका हमेशा एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, दे स्टेबली ऑक्यूपाइज फिक्स्ड ऑर्बिटल्स, उनके ऑर्बिटल्स हमेशा फिक्स होते हैं, है ना, और ये कभी भी इनकी एनर्जी को डिस्क्रीट नहीं करते हैं, पर्टिकुलर उस एनर्जी की लोकेशन में ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं। देखिए इस तरह से कि न्यूक्लियस यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस हमेशा उससे न्यूक्लियस से
फिक्स होती है जिस भी पोजीशन में वो रहे। अब हम देखते हैं बोर्स मॉडल। देखो बोर्स मॉडल में सिर्फ एक स्लाइटली डिफरेंस है रदरफोर्ड के मॉडल से कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइनली न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाते हैं। ये जो हमें जो ब्लू लाइन और येलो लाइंस दिख रही है ये क्या है, उसकी फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं। ये एनर्जी लेवल हमेशा फिक्स होते हैं और जो रेड कलर के दिख रहे हैं अपने को, ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फिक्स एनर्जी वाले रास्ते पर, जिसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं, है ना, इन ऑर्बिट्स में ऑर्बिट के एनर्जी लेवल हमेशा और फिक्स होते हैं। तो ये उन एनर्जी लेवल्स में हमेशा ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनकी एनर्जी हमेशा फिक्स होती है। ये कभी भी एनर्जी को स्पॉन्टेनियसली एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करते जब तक कि हम फोर्सफुली ऐसा ना करें। अब हम देखते हैं कि बोर्स मॉडल ऑफ एटम के मेन पोस्टुलेट्स क्या थे। व्हाट वेयर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। इन्होंने कौन कौन सी मेन पॉइंट्स बताया हमें। देखो, द स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। एक एटम के अंदर स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं। देखो इसमें इस तरह से यहाँ पर कि इनकी जो डिस्टेंस है वो सबकी फिक्स है। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट इतनी डिस्टेंस पे, सेकंड है तो उसकी डिस्टेंस, थर्ड है तो और आगे वाला, फोर्थ है तो चौथे नंबर वाला, है ना। तो इनको हम या तो 1 2 3 4 बोल लें, या फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं के से भी, या तो उसको हम के बोल लें, फर्स्ट को फर्स्ट बोल लें या के बोल लें। इसको हम बोलते हैं के शेल सबसे पहले वाली, उसके बाद दूसरी एल, फिर एम, फिर एन। मतलब सबसे पहली जो है वो के शेल, फिर एल शेल, एम शेल, एन शेल, इस तरह से, है ना। या उसके नंबर भी दे दें उसको। तो अब हम देखते हैं कि these orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N और the numbers N is equal to 1 2 3 4। जो शेल होती है, शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, और अलग अलग नंबर्स की होती है, या तो 1 2 3, पहली है तो 1, दूसरी है तो 2, है ना। तो ये हो गई हमारे पास में N की वैल्यू। N मतलब नंबर ऑफ शेल्स, है ना। तो पहली है तो N नंबर ऑफ शेल्स 1 हो गया, दूसरी है तो नंबर ऑफ शेल्स 2 हो गया, इस तरह से। इसमें अगर हम इसको कंपेयर करें रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से, तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के कंपैरिजन में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से ऐसे दूर से रिवॉल्व होते होते कंटिन्यूअसली और न्यूक्लियस के अंदर नहीं आता है। इंस्टेड ऑफ दैट इट ऑलवेज मूव्स इन अ फिक्स ऑर्बिट इन अ फिक्स एनर्जी लेवल। उसका एनर्जी लेवल फिक्स होता है जिसमें वो हमेशा मूव करता है। ये ऑटोमेटिक कभी भी एनर्जी लेवल को चेंज नहीं करता है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जो सबसे पास में जो शेल है, के शेल है, इसकी एनर्जी सबसे कम है। फिर जैसे दूर गए अपन न्यूक्लियस से, दूसरे नंबर की शेल है, इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई। तीसरे नंबर पर गए, इसकी एनर्जी और बढ़ गई। चौथे नंबर पे, मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे शेल की एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे पास आएंगे शेल का एनर्जी लेवल जो है वो कम होता जाएगा। अब सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है जो थर्ड एनर्जी लेवल पर है और हमने उसे बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड की, उसको एनर्जी हीट के फॉर्म में दी हमने या किसी दूसरे फॉर्म में उसको एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब क्या होगा कि उसका एनर्जी लेवल बढ़ गया। पहले जितनी एनर्जी उसके पास थी तीसरे लेवल के लायक थी, इतनी एनर्जी थी कि वो थर्ड लेवल में रहे। अब हमने उसे एनर्जी दी, उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई। अब बढ़ गई तो क्या हुआ, वो इस एनर्जी के लायक, इस एनर्जी लेवल के लायक नहीं रहा, थर्ड के लायक, वो हो गया फोर्थ एनर्जी लेवल के लायक। तो वो जंप करके आगे के एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तीसरी बात, अगर हमने किसी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को थोड़ा सा ले लिया, अब लेने में क्या होगा, उसकी एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब एनर्जी लेवल कम हुई तो वो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर तो हायर एनर्जी लेवल है, वो नीचे आएगा थोड़ा सा और एनर्जी लेवल उसका 2 हो जाएगा।
इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अपने एनर्जी लेवल को या ऑर्बिटल को चेंज करते हैं, बट ड्यू कोर्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी एंड नॉट बाय इट्स ओन। ठीक है बच्चों, आगे अपन देखते हैं फिर बोर्स के एटॉमिक मॉडल में और क्या क्या बातें हैं। इलेक्ट्रॉन फील्ड्स इन द ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सबसे पहले कहां पर फिल होते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे उस शेल में जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में है। ऐसा नहीं होगा कि बाहर बाहर के उसमें फिल हो गए और अंदर का खाली है। सबसे पहले फिल होंगे न्यूक्लियस के पास में, सबसे पहले एनर्जी लेवल में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। इस तरह से हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और ऑलवेज गेट फील्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ये कभी भी सीधे हायर एनर्जी लेवल में फिल नहीं होते हैं, सीक्वेंसली चलते हैं हमेशा। पहले कम एनर्जी लेवल, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है 9, है ना, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो सबसे पास की जो शेल है उसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाली शेल में गए। फिर जो बाहर की शेल है उसकी कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की, तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन तक सेकंड वाले में जाएंगे, है ना। तो अब टोटल 9 में से 2 चले गए तो 7 ही बचे, है ना। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स चले गए सेकंड शेल में। ठीक है बच्चों, तो ये हमेशा रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड प्रोग्रेसिवली अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग इन द एनर्जी लेवल। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि किस शेल में, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, वो भी अपन देखते हैं। अब फिर बोर्स मॉडल ऑफ एटम में फिर देखते हैं अपन, ईच ऑर्बिट कैन होल्ड अ स्पेसिफिक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। An easy way to calculate the total number of electrons that can be held by a given energy level is to use the formula 2n की पावर 2। ये हमारे पास में यहाँ पर एक सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि किसी भी एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि दूसरा एनर्जी लेवल जो है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है n मतलब एनर्जी लेवल। अगर दूसरा एनर्जी लेवल है तो यहां पर हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं 2 और n क्या हो गया, n की वैल्यू भी 2 हो गई क्योंकि हम 2 एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 की पावर 2, है ना। तो 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 जा 8, ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। वहीं अगर हम थर्ड एनर्जी लेवल की बात करें तो थर्ड एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगा बच्चों कि 2 सबसे पहले तो फॉर्मूले में 2 मल्टीप्लाई बाय n। अब n हमने ले लिया है, एनर्जी लेवल कितना लिया है 3, तो 3 और 3 टू द पावर 2। अब इसका जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो थर्ड एनर्जी लेवल जो है उसमें देखते हैं यहां पर अपन, जो थर्ड एनर्जी लेवल है, थर्ड एनर्जी लेवल में 18 हो गए। फोर्थ एनर्जी लेवल की बात करें तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं फोर्थ में अपन कि क्या उसमें 32 आते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 टू द पावर 2, नाउ 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, ये आ गया हमारा। तो इस तरह से सपोज करें कि किसी एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 18 है। अब 18 इलेक्ट्रॉन है तो ये प्रोग्रेसिवली किस तरह से फील्ड होंगे, तो फर्स्ट शेल में तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में ये फर्स्ट शेल हो गई। अब इस फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे क्योंकि फर्स्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की,
है ना, तो 2 तो इसमें फिल हो गए। सेकंड की कैपेसिटी है 8 की, क्योंकि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 है, तो 8 इसमें आ गए। यहां पर 2 चले गए, यहां पर 8 आ गए। अगला हम देखें इसमें ये जो था हमारा यहां पर पॉजिटिव, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, न्यूक्लियस के पास में चले गए, फर्स्ट में 2 चले गए, सेकंड में फिर से 8 चले गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बाद वाले में हमारे पास में बचे कितने, फिर से 8 बचे, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएंगे। ये हो गए हमारे पास में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। बट स्टूडेंट्स रिमेंबर, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है उस शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, पहली बात। दूसरी बात की वैलेंस शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, चाहे उसकी कैपेसिटी कितने की भी हो। उसकी कैपेसिटी कितने की भी हो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, 8 से कम हो सकते हैं हमेशा। तो इस केस में हम देखें कि अगर यहां पर हमारे पास में इंस्टेड ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमारे पास में 20 इलेक्ट्रॉन्स होते तो क्या होता, है ना। तो आप में से कुछ का कहना रहेगा कि सर यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, क्योंकि ये 10 होते तो टोटल 20 हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि हमने जो एक सेकंड वाला रूल देखा है कि सबसे आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं। उस केस में क्या होगा, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में चले जाएंगे, क्योंकि अब आउटर मोस्ट कौन सी हो जाएगी, हमारी फोर्थ शेल हो जाएगी। थर्ड की कैपेसिटी जरूर थी 18 की, लेकिन चूंकि यहां पर थर्ड वाज द आउटर मोस्ट शेल और द वैलेंस शेल, इट कैन नॉट ऑक्यूपाई मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो नीचे आ जाएंगे, फोर्थ शेल में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों अपन। बोर्स मॉडल के की एस्पेक्ट्स देखते हैं हम कि कौन कौन से इसके मेन पॉइंट्स हैं। मेन पॉइंट्स में सबसे पहली बात जो बोर्स मॉडल में है वो हमारे पास में है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव राउंड द न्यूक्लियस एट अ स्टेबल ऑर्बिट विदाउट एमिटिंग रेडिएशन। ये कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक फिक्स्ड, जिसको हम बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट, इस स्टेबल ऑर्बिट में ही हमेशा मूव करते हैं विदाउट लूजिंग द एनर्जी और गेनिंग द एनर्जी। क्योंकि जस्ट लाइक रदरफोर्ड्स एटम, अगर इन्होंने एनर्जी को एमिट किया तो क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएंगे, फिर लोअर में आएंगे, फिर लोअर में आएंगे और फाइनली डंप हो जाएंगे न्यूक्लियस में। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, है ना। तो इसीलिए ये हमेशा एक फिक्स्ड लेवल, जो एनर्जी लेवल होता है उसी में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑफ दीज स्टेबल ऑर्बिट हैज अ डेफिनेट एनर्जी। इन इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेट एनर्जी होती है, जो कि इजीली चेंज नहीं होती है, स्पॉन्टेनियसली चेंज नहीं होती है। एनर्जी इज रेडिएटेड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मेक ट्रांजिशंस फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट। अब वो एनर्जी ट्रांसमिट कब होगी, ट्रांजिस्ट कब होगी, एनर्जी कब निकलेगी वहां से, है ना। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी है और वो नीचे के लेवल में आ गया तो उसको कम एनर्जी चाहिए, तो बाकी की जो एनर्जी है वो एमिट कर देगा अपने पास से, है ना। तो इस तरह से एनर्जी तभी रिलीज होगी, एनर्जी इज रेडिएटेड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशंस फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। जब वो हायर से लोअर पे आएगा तो जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों लेवल का, उतना एनर्जी डिफरेंस वो रिलीज कर देगा। और अगर लोअर से हायर पे जाएगा तो उतना एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करना होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा।
अब हम बात करते हैं किसी एटम के सब पार्टिकल्स की, कि एटम में सब पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, है ना। तो पहले साइंटिस्ट ने हमें ये बताया था कि एटम कैन नॉट बी कट इनटू फर्दर पार्ट्स, एटम को हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज अनकटेबल, अनडिविजिबल एटसेट्रा। बट लेटर ऑन व्हेन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स, तो उन्होंने ये बताया कि ठीक है हम एटम को तोड़ नहीं सकते, लेकिन एटम भी तो किसी चीज से बना हुआ है। तो एटम किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है उनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स बच्चों 3 तरह के हैं। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है ना। 3 तरह के पार्टिकल, एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रल जिस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल इसीलिए उसका नाम है न्यूट्रॉन।